आज हम बात करने वाले 7 क्वालिटी टूल्स फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट। यदि आप किसी भी हॉस्पिटल में या किसी भी हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग में हैं, आप चाहे क्वालिटी डिपार्टमेंट में हो, आप एडमिन डिपार्टमेंट में हो या आप ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप क्वालिटी टूल को यूज़ नहीं करते, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं। तो अभी हम धीरे धीरे आपको 7 क्वालिटी टूल के बारे में बात करने वाले हैं। जो आपका पहला क्वालिटी टूल आता है उसे बोलते हैं हम इशिकावा चार्ट या फिश बोन डायग्राम्स। सेकंड आता है आपका चेक शीट। थर्ड आता है आपका कंट्रोल चार्ट। नंबर 4 पे आता है पेट्रो चार्ट। नंबर 5 पे आता है फ्लो चार्ट। नंबर 6 पे आता है स्कैटर डायग्राम्स। और नंबर 7 पर आता है आपका हिस्टोग्राम्स। तो अब हम इन 7 के बारे में स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं कि आपको कौन सा चार्ट या कौन सा टूल्स किस क्वालिटी इंडिकेटर के लिए यूज करना है। सबसे पहले बात करते हैं हम आपका इशिकावा या फिशबोन डायग्राम। या उसके बाद इस टूल को आप मोस्टली यूज कहाँ पे करोगे? पेशेंट सेफ्टी इंसिडेंट, यानी किसी पेशेंट अगर इंसिडेंट हुआ है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, मेडिकेशन एरर को आइडेंटिफाई करने के लिए, यदि कोई सर्जरी से रिलेटेड कोई कंप्लेन है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, तो इस टूल का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अब इसमें आपका जो 6 चीज़ें यूज होती हैं, जो 6M है वो यूज़ होता है आपका। देखो आपने क्या है, फिश बोन डायग्राम इसे क्यों बोलते हैं? एक्चुअली जो इसका स्ट्रक्चर है वो देखने में फिश के जैसा ही है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, कुछ नेक्स्ट आपका चेक शीट। जो चेक शीट क्वालिटी टूल है उसको यूज करते हैं आपका जो एडवर्स इवेंट होते हैं, जैसे फॉल इंसिडेंट हो गया, इन्फेक्शन हो गया या मेडिकेशन एरर हो गया। इनको आइडेंटिफाई करने के लिए आप क्या करते हैं, चेक शीट का यूज करते हैं, क्योंकि इसके थ्रू इस डेटा को एनालिसिस करना बहुत ईजी हो जाता है और आइडेंटिफाई कर पाओगे कि एक्चुअली प्रॉब्लम हमारी किस बिहाफ पे आ रही है। ये रही आपकी चेक शीट। इस चेक शीट में आपको क्या करना है, आप डिफेक्ट टाइप के अपने पैरामीटर्स को यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद में आपको फ्रीक्वेंसी लिखनी है, जैसे व्हीकल 1, व्हीकल 2, व्हीकल 3, व्हीकल 4, व्हीकल 5। और यहाँ पे आपका लास्ट में टोटल जितने भी आपको यहाँ पे इश्यूज मिलते हैं, आप या इसे एनसी भी बोल सकते हैं, नॉन कंप्लायंस, उसको यहाँ पे आपको टिक कर देना और टोटल आपको लास्ट में मिल जाएगा। तो उसके यहाँ पे फिर आपको इस पे काम करना है। नेक्स्ट आता है आपका कंट्रोल चार्ट। जो कंट्रोल चार्ट यूज होता है एक्चुअली मोस्ट इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है इन्फेक्शन कंट्रोल डेटा एनालिसिस में। जो आईसीएन होती है जो डेटा कलेक्ट करती है, जैसे आपका यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, आपका क्लैप्सी हो गया, ठीक है, उसका जो डेटा कलेक्ट होता है उसे एनालिसिस करने में आपका जो कंट्रोल चार्ट का सबसे ज़्यादा यूज होता है। ये रहा आपका कंट्रोल चार्ट। तो इसके थ्रू क्या होता है, आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। नेक्स्ट है आपका पेट्रो चार्ट। पेट्रो चार्ट का मतलब ये है, आपने देख लिया कि भाई इसका जो मेन यूज होता है पेट्रो चार्ट का, ये हम यूज कर सकते हैं फीडबैक के लिए। जो पेशेंट फीडबैक होता है, एक्चुअली जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में पेशेंट का फीडबैक लेते हैं, आपका पेशेंट का फीडबैक 3 जगह से लिया जाता है। सबसे पहले इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, सेकंड आपके ओपीडी डिपार्टमेंट में, थर्ड आपके आईपीडी डिपार्टमेंट में। तो पेट्रो चार्ट के थ्रू जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया है मंथली बेसिस पे, जब आप उसको एनालिसिस करोगे पेट्रो चार्ट के अंदर, तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कितने परसेंट पेशेंट्स हमारे यहाँ पे सेटिस्फाई होके जा रहे हैं और कितने अनसेटिस्फाई हो गए। क्योंकि फीडबैक डेटा में जो पैरामीटर आपने यूज किए हैं उसी के बिहाफ पे आपको पता चल जाएगा कि आप इम्प्रूवमेंट क्या करना है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट बात करें, ये रहा आपका पेट्रो चार्ट, ठीक है, इस तरह का होता है आपका पेट्रो चार्ट। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट का भाई स्टेप बाय स्टेप आपको आइडेंटिफाई करना होता है। इसका जो मेन काम होता है आपको पेट्रो चार्ट का, ये यूज करते हैं आप जो पेशेंट डिस्चार्ज होके जाते हैं। आपने देखा जब पेशेंट डिस्चार्ज होके जाते हैं तो हम वहाँ पे इसको टैट निकालते हैं, जिसे बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम। जब आप किसी पेशेंट का डिस्चार्ज टैट निकालते हैं तो आप आइडेंटिफाई करते हो कि भाई किस स्टेप पर पेशेंट को टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो उसी के थ्रू उस डेटा को कलेक्ट करने के बाद में जब आप फ्लो चार्ट में लेके आते हैं तो आपको पता चल जाता है कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, हमारा टाइम कहाँ पे ज़्यादा लग रहा है, तो आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका स्कैटर डायग्राम।
स्कैटर डायग्राम का मतलब क्या होता है, ये आपके दो वेरिएबल के बीच में जो गैप होता है उसको आइडेंटिफाई करने का काम करती है कि इन दोनों के बीच में एक्चुअली रिलेशनशिप क्या है। अब मैं बता आपको, सपोज करो कि आपने फीडबैक लिया था, तो वहाँ पे आप आइडेंटिफाई करोगे कि पेशेंट सेटिस्फेक्शन रेशो कितना है, या पेशेंट सेफ्टी स्कोर कितना है, या पेशेंट सेटिस्फेक्शन स्कोर कितना है। तो या फिर आपकी जो हैंड हाइजीन कंप्लेंट्स है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी आप स्कैटर डायग्राम को यूज करते हो। इस तरह का होता है आपका स्कैटर डायग्राम। इसमें 4 पोजीशंस होती हैं। पहली होती है जैसे आपकी स्ट्रॉन्ग आर, यानी ए स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल। जी, ये डेटा एक्चुअली ग्राफ बनेंगे कहाँ पे, जब आप अपने एक्सेल में उस डेटा को इंपोर्ट करोगे। इंपोर्ट करने के बाद में जब आप जाओगे डायग्राम पे, तो वहाँ पे आपको जब उस पे आप टिक करोगे तो नीचे आ जाएगा आपको लिखा क्या, कि आपको स्केटर चार्ट चाहिए या आपको हिस्टोग्राम चाहिए या फिश बोन, जो भी डायग्राम आपको चाहिए वहां से आप सिलेक्ट करोगे तो ये वहां पे इस तरह का आपको शो करने पर लग जाएगा डेटा में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका हिस्टोग्राम। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअली हम यूज़ क्या करते हैं पेशेंट की वेटिंग टाइम के लिए, कि आपका वेटिंग टाइम दो तरह का हो सकता है, या तो आपका रेडियोलॉजी वेटिंग टाइम हो सकता है, आपका पैथोलॉजी वेटिंग टाइम हो सकता है, और आपका कंसल्टेंट या ओपीडी वेटिंग टाइम हो सकता है। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए और उसे एनालिसिस करने के लिए आप हिस्टोग्राम को यूज़ करते हैं। ये बता देता है एक्चुअली आपके किस मंथ में सबसे ज़्यादा टाइम लगा है, किस डॉक्टर ने सबसे ज़्यादा टाइम यूज़ किया है, किस पेशेंट पे किया है। उससे आपको ऑब्जर्वेशन हो जाएगा कि टेट हमारा ज़्यादा तो नहीं है, कि भाई सपोज करो हमने टेट रखा अपना 30 मिनट, लेकिन पेशेंट वेट कर रहा है 2-2 घंटे। तो आपको उसके ऊपर वर्क करना है और आपको पता चल जाएगा कि कौन से डॉक्टर्स हमारा टाइम ज़्यादा ले रहे हैं, यानी वहाँ पे पेशेंट्स वेटिंग टाइम ज़्यादा है। ये रहे आपके हिस्टोग्राम चार्ट। ठीक है। यदि आपको इससे भी रिलेटेड कोई भी इश्यूज है आप मुझे कमेंट करके बताएं, हम उसको भी दोबारा से एक्सप्लेन कर देंगे। हमने सिर्फ यहाँ पे बेसिक फंडामेंटल बताया कि आपको कम से कम 7 क्वालिटी टूल के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।